नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौपाल चर्चा के इस नए अंक में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम अलग अलग योजनाएं जो चलाई जा रही हैं सरकार द्वारा उनका जायजा लेते हैं। और आज हम खासतौर से बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत की, और उसमें भी आपको बताएंगे शहद से कैसे हमारे मधुमक्खी पालक आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। और इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर BL सारस्वत जी, जो कार्यकारी निदेशक हैं केंद्रीय एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में। डॉक्टर सारस्वत, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। नमस्कार। तो डॉक्टर सारस्वत, बात करेंगे आज हम यहाँ पर शहद से आत्मनिर्भरता की। तो आत्मनिर्भरता की जब बात आती है तो आत्मनिर्भरता भारत जो मिशन चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत 500 करोड़ की राशि जो है आवंटित की गई है। तो इससे इस व्यवसाय से जुड़े को लोग जो है उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, ये जो आपने सही कहा कि जो 500 करोड़ रुपए बी कीपिंग इनिशिएटिव्स के लिए, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने दिए हैं, तो उससे संबंधित एक हमारा नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन एक स्कीम हमने बनाई थी। वो स्कीम किन्हीं कारणों से पिछले 18-19 और 2019-20 2 साल में इम्प्लीमेंट होने के लिए बनाई गई थी जी। लेकिन किसी कारण से वो स्कीम अप्रूव तो हुई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई पिछले वर्षों में। केवल मार्च 2020 में जाके कुछ फंड्स उसमें स्कीम में अवेलेबल हुए। बीच में ये जो लॉकडाउन के बाद भारत सरकार ने 500 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, तो उस पैकेज को लेके ये नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन का एक बड़ा प्रपोजल तैयार किया गया है और वो भारत सरकार के विचाराधीन है। बहुत ही एक्टिव जिसको कहें, बहुत ही जोर से उसको विचाराधीन है और कुछ दिन में हमें उम्मीद है कि वो फाइनल हो जाएगा। उस मिशन के अंतर्गत जो भी मधुमक्खी पालन से संबंधित चीजें हैं जिनको एड्रेस करने की इशूज हैं, जैसे उसमें 3 मिनी मिशन है। एक मिनी मिशन 1 है जो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एक्सटेंशन, बी कीपर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको उसमें एड्रेस किया जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उनका ट्रेनिंग है, उनकी कॉलोनीज के लिए मदद है, उनको लेबोरेटरी की जो हनी टेस्टिंग लैब है, बी डिजीज डायग्नोस्टिक लैब है और बहुत सारी चीजें उसमें हैं। और ऐसे ही मिनी मिशन 2 है जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमने प्रपोज किया है। उसमें हमारे अभी तक देश में मधुमक्खी पालन से संबंधित अलग से कोई भी इस तरह की अरेंजमेंट नहीं थे कि कोई स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर और उस तरह के जो जहाँ ये जरूरत है वहां पे इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है। तो उसमें अभी तक उस तरह की कोई स्कीम नहीं थी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी में कुछ किया जाए। तो हमने ये सब चीजें भी उसमें रखी हैं जिससे एक लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ये सब व्यवस्था हमारे मधुमक्खी पालन के लिए और मधुमक्खी पालकों के लिए तैयार की जाएंगी और उनको प्रमोट किया जाएगा जी। तो आप कह रहे हैं कि नए नए प्रावधान यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने की बातचीत चल रही है और किए भी गए हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें शहद उत्पादन जो हमारे मधुमक्खी पालक कर रहे हैं उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है, तो किस तरह की रणनीति बना सकते हैं वो ताकि उन्हें ज्यादा आय अर्जित की जा सके उनके द्वारा? जी, इस पर देखिए, हम हमेशा अपने मधुमक्खी पालकों को ये कहते हैं कि आजकल जो भारत सरकार ने एक और बहुत अच्छा एक आपको पता हो कि अनाउंसमेंट किया है और उस पर बहुत ही जोर से उस पर काम चल रहा है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs। 10,000 FPOs बनाने हैं। तो उन FPOs में हमने जो हमारी संस्थाएं स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, SFAC है, NCDC है, NABARD है, जो इसमें इन्वॉल्व संस्थाएं जिनको ये काम दिया गया है, उन संस्थाओं को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे मधुमक्खी पालकों को भी इन FPO से जोड़ा जाए और उनके भी FPO बनाया जाए। उससे क्या है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं FPO से क्या है कि उनको मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, ट्रेडिंग की, ये सब फैसिलिटी को एक मधुमक्खी पालक करेगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे और उसको शायद मार्केटिंग और उस तरह का एक इंडिविजुअल को उतना एक्सपीरियंस नहीं हो। लेकिन जब एक FPO ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में जब वो बन जाएगा उनका ग्रुप, तो वो एक अच्छी बार्गेनिंग कैपेसिटी उसकी होगी, अच्छा उसको ब्रांडिंग कर सकते हैं और ये करके वो अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था में हमारे मधुमक्खी पालक आए और यही नहीं, वो अपने अपने लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए पहले
जो हमारे बी कीपर्स के ग्रुप हैं, अपने बी कीपर्स हैं 10, 15, 12, 20 लोग मिलके एक ग्रुप बना लें और वो ग्रुप में एक अपना हनी का एक ब्रांड जो भी होता है वो पसंद करते हैं उसको FSSAI में और वहाँ रजिस्ट्रेशन ले लें, अपना ब्रांड करा लें और उसको मार्केट करें। उससे क्या होगा, जो हनी उनका एक शुद्ध जो पैदा कर रहे हैं जो कि अच्छे दामों पे अभी नहीं बिक पा रहा है, इंटरनेशनल प्राइसेस हनी के फ्लक्चुएट करते रहते हैं, काफी कम है आज के प्रेजेंट में, काफी 2 साल से 3 साल से ऐसा प्रॉब्लम रह रही है। तो वो जब अपनी व्यवस्था बना लेंगे तो उनको कंज्यूमर को एक तो अच्छी हनी मिल जाएगा, दूसरा हमारे मधुमक्खी पालक को अच्छा पैसा मिल जाएगा और कंज्यूमर को भी वो उतने ही दाम पे, जो जितने दाम पे वो मार्केट से और एजेंसीज का या उनके खरीद रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, जो इनसे ही मधुमक्खी पालकों से ही खरीद के बेचेंगी, उनका अपना तो वो होता नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर तो मधुमक्खी पालक है। तो वो व्यवस्था वो खुद करें, जिससे क्या होगा कि बीच में जो ट्रेडर और वो जो खर्चे आ जाते हैं वो खर्चे इनके कम होंगे और ये डायरेक्ट उसका लाभ उठाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये तमाम कदम उठा के हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ अपनी विकास की तरफ भी बढ़ेंगे? और ये जो मधुमक्खी पालक जो ग्रुप बनाएंगे या FPO बनाएंगे वो इस स्कीम में उसका फायदा उठाएं, उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसमें मार्केटिंग के लिए सेंटर है, ये है, तो वो उस ग्रुप फॉर्म में ग्रुप आएंगे तो FPOs को इसमें प्रायोरिटी है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे FPOs अगर बी कीपिंग के आते हैं तो उनको इस स्कीम में प्रायोरिटी मिले और वो उनको आगे बढ़ावा मिले, हमारे इस तरह के ग्रुप्स को। तो मैं मधुमक्खी पालकों से कहूंगा कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए वो दूसरे पे डिपेंड न रहे, मार्केटिंग, कलेक्शन, ट्रेडिंग जो भी कुछ है वो खुद करें जी, आत्मनिर्भर बने और खुद से अगर वो कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर सीधी आमदनी जो है वो उन्हीं के पास आएगी, बल्कि जो बिचौलिए पहले बीच में आ जाते थे उनसे बच करके सीधी आमदनी हमारे मधुमक्खी पालकों तक ही पहुंचेगी और ऐसे हमारे मधुमक्खी पालक आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। और किस तरह से हमारे मधुमक्खी पालक इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं, इस पर हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शहद से आत्मनिर्भरता, किस प्रकार हमारे मधुमक्खी पालक आत्मनिर्भर बन सकते हैं, योजनाओं का लाभ लेकर के सफलता हासिल कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर BL सारस्वत जी। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उन्हीं से जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर सारस्वत, अब बात आ जाती है कि अभी तक हमने बातचीत कर ली कि किस तरह से हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो सीधे तौर पर अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं। एक और जरिया है निर्यात करने का, जिससे हम और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ऐसे में भारत से शहद का निर्यात बढ़ सके, इसके लिए किस तरह का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत? देखिए, शहद के निर्यात, क्योंकि अभी तक आप देखें हमारा जो देश में शहद का उत्पादन होता है उसका 50%, 50% और कुछ उससे अधिक की हर साल एक्सपोर्ट होता है जी। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल और उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर मैं अगेन यही कहूंगा कि जो अभी हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ जो भी यूनिट्स हैं, कुछ हमारे मधुमक्खी पालकों ने भी प्रोग्रेस की है और अपनी एक्सपोर्ट यूनिट्स, प्रोसेसिंग प्लांट लगाए हुए हैं जी। तो ये जो प्लांट है वो सपोज 18-20 ऐसी यूनिट्स हैं जो इस काम में लगी हुई है। तो ये 18-20 क्यों, स्पेस तो इतना बड़ा है। तो जो मैं FPO और ये बात कर रहा हूँ, ये लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को के जरिए एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसमें जैसे मैंने बताया कि कलेक्शन सेंटर, स्टोरेज सेंटर है, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए भी पोस्ट RMS में हमारा स्कीम में प्रोविजन है। और ये प्रोसेसिंग यूनिट का एक फायदा क्या है इस स्कीम में, जो 5 करोड़ से नीचे के छोटे यूनिट यानी छोटे लोगों के लिए वो यूनिट हम इसमें फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और उससे ऊपर वाले जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो स्कीम है बड़ी वाली, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो वहां जाएंगे। तो छोटे मधुमक्खी पालकों को ध्यान में रखते हुए ही हमने इस स्कीम में इस तरह के प्रोविजंस किए हैं। तो हमारे FPO या इस तरह के संस्थाएं जब ये बनाएंगे तो वो उसके जरिए से एक्सपोर्ट के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरा, ये एक्सपोर्ट के लिए जो क्वालिटी की बात आती है, तो अभी हमने नेशनल बी बोर्ड ने एक वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हनी के लिए स्पेशली NDDB आनंद गुजरात में सेटअप कर दिया, जिसका इनॉग्रेशन हो रखा है। और वो FSSAI ने जितने भी नोटिफाइड टेस्ट हैं हनी के, उन सबके स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स को उस लैब में NABL से एक्रीडेटेड है, टेस्ट किया जा सकता है। तो वो सुविधा भी अब हमारे मधुमक्खी पालकों को अपने देश में उपलब्ध हो गई है, जो पहले नहीं थी। उसके लिए हमारा जर्मनी और उधर टेस्टिंग के लिए जाता था, तो वो व्यवस्था अब देश में हमने बना दी है इस स्कीम के तहत। और भी इस तरह की लेबोरेटरी लगाने का हमारा इस स्कीम में विचार है। तो इस तरह की सुविधाएं आपको सब यहाँ पे अपने यहाँ उपलब्ध होंगी, तो आप भी एक अच्छे एक्सपोर्टर बन सकते हैं जी। बिल्कुल, कई तरह के प्रावधान दिए गए हैं स्कीम के अंतर्गत। आपसे इसी के संदर्भ में एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। अगर हम विदेशों की बात करते हैं तो वहां पर ऑर्गेनिक शहद की काफी अच्छी मांग बनी हुई है। तो ऐसे में आप हमारे मधुमक्खी पालकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, इस दिशा में वो क्या कार्य कर सकते हैं? देखिए, ऑर्गेनिक हनी का जो काम है, जो एक्सपोर्ट और इससे रिलेटेड है, हमारी एक संस्था है भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत, वो अपीडा करके, आप सब जानते ही होंगे, एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी। तो वो जो है ऑर्गेनिक हनी और इसके एक्सपोर्ट पर देखती है, और उसके लिए वो एजेंसी ऑथराइज है जो आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए देती है। अब ऑर्गेनिक में बात क्या आती है कि ऑर्गेनिक हनी को क्या करना होगा, क्योंकि बी कीपिंग जो कॉमर्शियल है वो माइग्रेटरी है जी। आप अभी यहाँ एक जगह फसल है एक एरिया में, वहाँ कॉलोनी रखते हैं, उसके बाद आपको दूसरी जगह जाना होता है। तो एक जगह आप ऑर्गेनिक जो एरिया है वहाँ जो डिक्लेयर्ड है वहाँ रखिए तो वो नहीं ऑर्गेनिक आएगा। लेकिन जहाँ माइग्रेशन पर जाएंगे तो वो सब ख्याल रखना है कि आप ऑर्गेनिक में ही अपना माइग्रेशन रखें, तो आपको ऑर्गेनिक हनी की अच्छी वैल्यू मिलेगी। जैसे सिक्किम स्टेट है, वो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो चुका है, और बाय डिफॉल्ट ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक तरह से ऑर्गेनिक हैं। हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसमें, तो इस तरह का वो अपीडा से जब ये हमारे FPO और ये बना के हमारे बी कीपर्स या जो एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड होंगे वो लोग बात करेंगे, मिलेंगे, उनकी स्कीम को समझेंगे,
तो ये कोई बहुत ही अच्छा एक कदम है कि आप ऑर्गेनिक हनी प्रोड्यूस करें हमारे देश में, इसकी बहुत पोटेंशियल है। दूसरा, हमारे देश में डाइवर्सिफाइड चीजें हैं बी कीपिंग के लिए, जैसे फॉरेस्ट का, वाइल्ड बीज का है, बहुत ही यूनिक है जो दुनिया में उसको बहुत पसंद। हमारी एपिस सेरेना एक बहुत ही अच्छी स्पीसीज है जो इंडिजिनस है। हमारा एपिस मेलिफेरा जो न्यूली जो इंट्रोड्यूस्ड है यूरोपियन बी, उससे हनी प्रोडक्शन अच्छा आता है। हमारी फ्लोरिया है, हमारी कई स्टिंगलेस बीज हैं। तो हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है और उसको हमें एक्सप्लोर करना है इस तरह के संस्थागत ढांचे में मधुमक्खी पालकों को ढाल के, तो उसका फायदा उठा सकते हैं और ऑर्गेनिक भी, और उसका प्राइस भी बहुत अच्छा मिलता है। विदेशों में ही नहीं, अपने देश में भी लोग उसको पसंद करते हैं। अगर पता लगे कि ऑर्गेनिक चीज है तो वो उसका ज्यादा पैसा पेमेंट भी, उसकी हायर प्राइस देने को भी तैयार है। प्रोवाइडर वो क्वालिटी होनी चाहिए, सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड कराने के लिए एपीडा है जो संस्था इस काम को देखती है। तो आप हमारे मधुमक्खी पालक इस काम में भी आगे आ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिक उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि आम शहद से ज्यादा इसकी कीमत आंकी जाती है और अच्छा मूल्य हमारे यहाँ पर मधुमक्खी पालक अर्जित कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर सारस्वत, जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, देश को आत्मनिर्भर बनाने की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पहले हर देशवासी आत्मनिर्भर हो। तो ऐसे में महिलाओं की अगर हम बात करें तो किस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं इस क्षेत्र से जुड़ करके, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए भी कोई प्रावधान दिया गया है स्कीम में? देखिए, मधुमक्खी पालन जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको कोई भी कर सकता है। पहली बात तो उसके लिए कम पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा भी है, वो भी बहुत अच्छी तरह ट्रेनिंग लेने के बाद इसको कर सकता है जी। कम पढ़ा लिखा है वो कर सकता है, लेडीज हैं बहुत ही अच्छा है उनके लिए। तो अब बात आती है कि लेडीज को प्रमोट करने के लिए हमने स्कीम में क्या किया है जी। स्कीम में एक स्पेशल कंपोनेंट है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू बी कीपिंग। हमारा एक स्पेशल कंपोनेंट है इसमें मिनी मिशन 1 के अंतर्गत, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू बी कीपिंग, यानी महिला मधुमक्खी पालन के द्वारा महिला सशक्तिकरण जी। एक कंपोनेंट हमने इसमें रखा है। उसमें ग्रुप में वही बात की गई है कि 25-30 महिलाएं मिलके एक ग्रुप बनाया जाए और उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए, उनको कॉलोनी में जो है वो दी जाए, उनसे हैंड होल्डिंग मतलब सपोर्ट दिया जाए, पूरी उनकी व्यवस्था मार्केटिंग के लिए लिंक किया जाए, जैसे एफपीओ हैं या हमारी और कंपनी या जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं प्रोसेसर, तो उनको ये व्यवस्था इस स्कीम में ऑलरेडी है। और क्योंकि ये एक्टिविटी महिलाओं के लिए बहुत सूट करती है तो बड़े आराम से वो इसको कर सकती हैं। और ट्राइबल वुमेन इसमें काफी, हमने पहले भी कुछ ट्रेनिंग वैनिंग की है, वो इसमें कर भी रही हैं यूपी वगैरह में। तो उनको एकत्रित करके एक ग्रुप बना के अगर हम लाएं तो वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं जी। पहले से ही महिलाएं इस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं और आगे भी अगर जुड़ना चाहती हैं तो इस योजना के अंतर्गत काफ़ी प्रावधान दिए गए हैं और महिलाएं इसका सीधे तौर पर लाभ भी उठा सकती हैं। और किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है इस योजना का, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं शहद से आत्मनिर्भरता की और इस पर विस्तृत जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर BL सारस्वत जी। तो आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सारस्वत, आपने बता दिया विस्तार से कि किस तरह से हमारे मधुमक्खी पालक इसका लाभ ले सकते हैं, महिलाएं भी सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ा सकती हैं। ऐसे में अब आपसे जानना चाहेंगे जो नए मधुमक्खी पालक हैं या फिर इससे जुड़ना चाहते हैं, इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की सौगातें हैं स्कीम के अंतर्गत? देखिए, मधुमक्खी पालन को शुरू करने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो है ट्रेनिंग की। जी, प्रशिक्षण। इसमें जब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आप इसमें सफलता पाने के चांस आपके बहुत कम है। जी। तो सबसे पहली स्टेज ट्रेनिंग है। तो इस स्कीम में ट्रेनिंग के लिए प्रोविजन है और उसमें कोई भी किसान, बेरोजगार या जो भी कोई इच्छुक है वो उस स्कीम के उस ट्रेनिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए जो KVK हैं, कृषि विज्ञान केंद्र जिलों में, ICAR के और इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर हैं, और भी कई इस तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकारों की बनी है स्टेट में। वो सब इसमें कोऑपरेटिव हमारी डेयरी फेडरेशन है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब उस ट्रेनिंग के लिए वो एक संस्था है जो ट्रेनिंग देती है और इस स्कीम में उसके लिए प्रोविजन है। तो जो लोग इच्छुक हैं वो यहाँ इनमें कांटेक्ट करें और अपना प्रशिक्षण लें। अगर उनको फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें भी काफी मेल आते हैं, लोग भेजते भी हैं, तो हम उनको भी आगे देते हैं और उनका ट्रेनिंग की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं। अभी एक्चुअली COVID-19 की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो ट्रेनिंग फिजिकली होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कुछ हमने शुरू कराई हुई है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का अगर ये थोड़ा नॉर्मल होते ही ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह 7 डेज ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हमारे 4 तरह के बने हुए हैं। जैसे बेसिक ट्रेनिंग जो आपने कहा नए लोगों के लिए, बिल्कुल नए लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल अलग है। और ऐसे ही फिर दूसरा साइंटिफिक जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको और अपग्रेड कैसे करना है उनके लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल हमारा अलग है। और तीसरा हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जैसे हमारे हाई वैल्यू BI प्रोडक्ट्स हैं, हनी के अलावा हमारे लोग ज्यादातर शहद उत्पादन पे ही जोर देते हैं, पर उसके अलावा भी बहुत ही बेस कीमती जो हाई वैल्यू BI प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बीज बैक्स है, बी पॉलन है, आपका प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है, BMNM है और बी ब्रेड है, बहुत सारी चीजें हैं। उनका भी उत्पादन वो उसके लिए ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है हमारा 7 दिन का। और इसके बाद एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा कि प्रोसेसिंग करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उस तरह का वो सभी व्यवस्थाएं उसमें 4 तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल नेशनल बी बोर्ड ने बनाए हुए हैं। तो इस तरह की ट्रेनिंग वहां से लें और उसके बाद उस ट्रेनिंग में सभी जानकारी मिलेगी, कहाँ से क्या मिलेगा, कैसे शुरू करना है, तो वो शुरुआत कर सकते हैं और इसमें अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। तो ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। पहला कदम हर एक व्यवसाय की अगर हम बात करें तो ट्रेनिंग ही होनी चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। जब शुरुआत से ही आप जानकारी हासिल कर लेंगे तो आगे चलकर आपको कार्य करने में काफ़ी आसानी होगी और आप निश्चित तौर पर सफलता ज़रूर हासिल करेंगे। अंतिम सवाल डॉक्टर सारस्वत आपसे करना चाहेंगे। हमने विस्तार से चर्चा कर ली शहद से हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो किस तरह से आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि किस तरह से वो प्रबंधन कार्य करें कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके? देखिए, सबसे पहली बात जो आती है, जो हमारे मधुमक्खी पालक भाई हैं वो ज्यादातर इस चीज को जानते भी हैं। एक तो वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करें। उसका मतलब यह है कि शहद केवल हनी चैम्बर सुपर से ही निकालें। अभी ज्यादातर क्या करते हैं, ब्रूड चैम्बर उसी में शहद भी है उसी से निकालते हैं, तो उससे उनको बहुत नुकसान होता है। वो इस चीज को समझ लें, क्योंकि जब शहद निकालते हैं उनका ब्रूड जो बच्चे हैं, अंडे, वो भी डैमेज होते हैं और अल्टीमेटली कॉलोनी का नुकसान हो रहा है, तो आपका प्रोडक्शन और सब चीज में नुकसान हो रहा है। तो शहद ब्रूड चैम्बर से न निकाल के सुपर लगा के हनी चैम्बर से निकालें, क्वालिटी भी बहुत अच्छी आएगी, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, दाम भी अच्छे मिलेंगे। इसी तरह से जो इक्विपमेंट्स हैं वो स्टेनलेस स्टील के भी, जो अपना हनी एक्सट्रैक्टर है, हनी एक्सट्रैक्शन ट्रे है, नेट है उसका फूड ग्रेड प्लास्टिक का बना हुआ, फूड ग्रेड प्लास्टिक कंटेनर, टिन और चद्दर के डिब्बों में हनी न रखें। देखिए, अमृत है ये, अमृत को अच्छी तरह से हैंडल करना है। जो टिन वगैरह घी तेल के डिब्बों में रखते हैं उससे इसकी क्वालिटी खराब होती है और हमारे बी कीपर्स को दाम भी अच्छा नहीं मिलता और नुकसान उठाते हैं, और कंज्यूमर को भी उससे लेड वगैरह आ जाता है तो नुकसान होता है। तो मेरी सलाह है कि वैज्ञानिक तरीके से करें, कॉमर्शियल बी कीपिंग करें, माइग्रेटिव, पहले से उसको प्लान कर लें कि भाई आज यहाँ फूल है 1 महीने तक,
तो हमारी कॉलोनियां रहेंगी। अगले टाइम में पीरियड में हमें कहाँ जाना है उसकी प्रॉपर व्यवस्था करें, तो माइग्रेशन की व्यवस्था करें। लॉकडाउन पीरियड में थोड़ी हमारे मधुमक्खी पालकों को परेशानियां हुई, पर कोशिश की गई और भारत सरकार ने उनको जैसे जैसे आई परेशानी हमारे सामने उनको दूर किया गया और करने की कोशिश की गई, पर उससे फिर भी काफी नुकसान मधुमक्खी पालकों को उठाना पड़ा है, क्योंकि आपदा ही एक ऐसी है, आप देख रहे हैं कि हर सेक्टर में इससे हर जगह कुछ न कुछ हमें परेशानी आई है। लेकिन अभी वो सब एक तरह से समाधान निकल गया है और हमारे मधुमक्खी पालकों को मेरा यही है कि परेशानी में भी आपको थोड़ा धैर्य के साथ रहना है, ये सब हमें ही इसको फेस करना है। और ये वाला फेज भी हमारा जब अच्छा, ये खराब वाला भी निकल गया है करीब करीब और निकल रहा है, और भारत सरकार इसमें पूरी तरह से हर तरह से मदद के लिए बिल्कुल अग्रसर है और हमारे मधुमक्खी पालक आत्मनिर्भर बन सकें, अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें, इसके लिए सरकार द्वारा हर मुमकिन प्रयास भी किया जा रहा है। डॉक्टर सारस्वत, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ठीक, नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया कि शहद से भी आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकती है। सरकार इसमें हर तरह से प्रयास कर रही है और अब आपको भी थोड़ा जागरूक होकर के सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। निश्चित तौर पर आप अच्छी आमदनी अर्जित करेंगे, इससे पूरा से पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।